अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, बल्ले का जाना था कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। बल्ले के जाने से तहरीक इंसाफ का शिराजा ऐसा बिखरा जैसे सैलाब के पानी की नज़र तिनके हो जाते हैं। जिन पार्टी कायदीन ने कप्तान की गैर मौजूदगी में तहरीक इंसाफ और कारकुनों को यकजा और इकट्ठा रखना था, वो पार्टी की क़यादत और टिकटों की तकसीम पर आपस में ही गुत्थम गुत्था नजर आते हैं। कोई किसी को पार्टी का हिस्सा मानने को तैयार नहीं है, तो कोई किसी पर पार्टी को अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचाने जैसे इल्जाम आयद कर रहा है। कल हमारे ही प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत की जेल में बानी और चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात और इलेक्शन में पार्टी टिकटों की मुतनाज़ा तकसीम से मुतालिक दावे की ये कहकर नफी कर दी कि उनका ख्याल नहीं है कि शेर अफजल मरवत साहब की कभी जेल में मुलाकात भी हुई है। आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि वो इमरान खान साहब से मिलकर आते हैं। खान साहब उनसे मिलते भी हैं कि नहीं? मैं तो इस पे जाऊंगा ना जी। खान साहब को किन लोगों को मिलने की इजाजत है? खान साहब के वकला जो है वो दो एक दफा हफ्ते में वो जाते हैं। अगर केस हो, केसेस के ऊपर जो है वो वकलाई जा सकते हैं। नंबर 2, उनकी बेगम साहबा जो है वो हफ्ते में एक दफा मिलती हैं और उनकी बहनें जो हैं वो 2 एक हफ्ते में एक दफा मिलती हैं। ठीक है, किसी भी और पॉलिटिकल लीडर को, पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है पार्टी को, उनसे मिलने की आज तक इजाजत नहीं है। लेकिन सर इस ट्वीट के अंदर हमारी कम्युनिकेशन जो है ना, सुने ना, हमारी कम्युनिकेशन वो वकील है उनकी एहलिया का नाम है पहले कहा है ना कि एहलिया हफ्ते में एक दफा मिलती है या केसेस के ऊपर जाती है। नो व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो ये कह रहे हैं कि जब ये अलॉटमेंट वाली बात हुई है उसमें ये विटनेसेस थे, ये मौजूद थे। हमारे पास वक्त नहीं है जी कि हम इसको सब्सटेंशिएट करते फिरें। वो पार्टी पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करते, उनके पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है। जी, शेर अफजल मरवत साहब की बात की जाए तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उनके जोश खिताबत ने तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम में एक नई रूह फूंक दी है। खैबर से कराची तक जिस तरह से शेर अफजल मरवत ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुतहरिक किया है, वो पीटीआई के लिए गहरे अंधेरों में किसी टिमटमाती रोशनी से कम नहीं है। वो भी एक ऐसे वक्त में जिस वक्त में पीटीआई की बेशतर क़यादत रूपोश होने या फिर जेल की सलाखों के पीछे होने के बायस सियासी मैदान से बिल्कुल आउट है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पीटीआई ऐसी जोशीली क़यादत की कदर करने के बजाय दीवार से लगाने पर आमादा नजर आती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन की जानिब से दिए जाने वाले बयान पर जोशीले शेर अफजल मरवत भी कहां खामोश रहने वाले थे। शेर अफजल मरवत का अपने ट्वीट में रऊफ हसन पर इल्जामात आयद करते हुए कहना था कि रऊफ हसन एक साजिशी और अक्सर पार्टी में दरारें डालने में मसरूफ रहते हैं। शेर अफजल मरवत का मजीद अपने ट्वीट में लिखना है कि इस दफा रऊफ हसन की जानिब से 13 जनवरी को उनके और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान होने वाली मुलाकात की तरदीद की है, जो कि आधा दर्जन वकला की मौजूदगी में हुई। इस मुलाकात के गवाहान में चेयरमैन पीटीआई की एहलिया और हमशीरा के अलावा एजाज बुटर, नईम हैदर पंजोता हैं, जिनसे इस बात की तस्दीक की जा सकती है। शेर अफजल मरवत ने सिंध की हालिया कैंपेन के हवाले से रऊफ हसन पर भी ये इल्जाम आयद किया है कि सिंध में कामयाब इंतखाबी मुहिम को सबोताज करने के लिए रऊफ हसन ने ऐसा बयान दिया है। अपने एक और ट्वीट में शेर अफजल मरवत ने दिल बर्दाश्ता होकर सिंध में जारी अपनी इंतखाबी मुहिम अधूरी छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा है कि मैं तब तक पीटीआई की किसी रैली या जलसे की क़यादत नहीं करूंगा जब तक चेयरमैन पीटीआई खुद इस मामले को अब नहीं देख लेते। शेर अफजल मरवत ने रऊफ हसन और हामिद खान को चैलेंज दिया है कि बाहर निकलकर पीटीआई की इंतखाबी मुहिम चलाएं, मैंने मैदान आपके लिए खाली छोड़ दिया है। तो आज के इस प्रोग्राम में इन इशूज पर बात करेंगे, साथ ही साथ जो तस्दीक की बात की है शेर अफजल मरवत साहब ने, वो तस्दीक भी करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इन्हीं इशूज पर बात करने के लिए, क्योंकि कुछ क्लैरिफिकेशन हमने सोचा कि हो जाए, एक कंट्रोवर्सी इस वक्त जो बनी हुई है उसके हवाले से एजाज भुट्टर साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर पता नहीं आपकी नज़र से गुजरा है कि नहीं गुजरा, रऊफ हसन साहब कल हमारे प्रोग्राम में थे, कुछ गुफ्तगू उन्होंने यहाँ पर की शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से, जिसको लेकर खासी कंट्रोवर्सी हम देख रहे हैं कि बनी हुई है। सबसे पहले तो सर अगर थोड़ी सी आप इस चीज़ की वजाहत कर दें, क्लैरिफिकेशन कर दें। मरवत साहब ने ट्वीट किया और ये कहा है कि आप मौजूद थे वहाँ पे विटनेसेस के तौर पर, जहाँ पर खान साहब ने ये कहा कि कुछ कंट्रोवर्शियल टिकट्स अलॉट किए गए हैं। ये थोड़ा सा अगर इस तारीख, ये जो मीटिंग है इसकी अगर आप तस्दीक कर दें 13 जनवरी की, कि ये हुई थी नहीं हुई थी, आप वहाँ पर मौजूद थे कि नहीं सर? जी बिल्कुल, मैं मौजूद था और अभी भी उसके बाद मैं तो चूंकि खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, मैंने 117 से, तो मैं हल्के में मौजूद हूँ। जी मेरे सामने ही मरवत साहब ने बात की। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। सारे सर्वे ये कहते हैं कि कोई कहता है 80% मकबूलियत है, कोई 90% कहती है, चाहे वो नेशनल सर्वे हो, इंटरनेशनल सर्वे हो, और सारे एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें भी ये आता है। अब बात यह है कि उसका मकबूल तरीन जमात का जो लीडर है वो जेल में है, जो बानी है वो जेल में है। अब डिसाइड उन्होंने करना है, ज़ाहिर 27 साल उन्होंने
स्ट्रगल की, आइन की हुक्मरानी के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए स्ट्रगल की। सारी स्ट्रगल में आज तक उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा था। 200 से ज्यादा उन पे केसेस बना दिए गए, बेगुनाह उनको 5 अगस्त को जो है वो कैद कर दिया गया, और किस तरह फैसले दिए गए आपके सामने हैं, किस तरह उनकी एविडेंस रिकॉर्ड ना हुई, किस तरह जो फाइनल आर्गुमेंट्स उनके रिकॉर्ड ना हुए तो उनको जेल का सर, ये सारा मामला तो जाहिर है हमारे सामने है, हम इस पर बात भी करते रहते हैं। मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड ये करना चाह रही हूँ कि आपके लीडर इस वक्त जिस सिचुएशन के अंदर हैं, उस सिचुएशन को सामने रखते हुए सर, आप लोग आपस में जो लोग बाहर है, अगर आप लोगों का अपना हाउस एंड ऑर्डर नहीं होगा तो कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? ये जो बात अभी आपने कही कि भुट्टर, आपने कहा कि मैं वहां पर मौजूद था, ये बात किसी ने रऊफ हसन साहब को नहीं बताई सर? सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है आपकी पार्टी के। इसी तरफ आ रहा था कि उसके बाद जो हालात और फाशिज्म आपके सामने थी, अब हमने डिसाइड करने थे 900 टिकट्स, 950 टिकट्स। अब जुबानी गुलामी, कौन सा लीडर आप ये बताएं कि जुबानी गुलामी टिकट्स जो है वो उनका ऐलान हो सकता है या डिसाइड हो सकते हैं कि हमारे पुराने कैंडिडेट्स कौन थे, हमारे पुराने साथी कौन थे। उसके बाद जो हालात 20 महीनों से तमाशा और मजाक जारी है वो सारा आपके सामने। तो बात यह है कि वो जब उन्होंने मामलात पे डिस्कशन करनी थी, चाहे वो पंजाब के टिकट्स हों, चाहे वो केपी के हों, चाहे बलोचिस्तान और सिंध के हों, तो हमेशा जब भी गौहर अली खान साहब को 2-3 मीटिंग करवाई गई, और जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो टिकट्स के हमारे जो शॉर्ट लिस्ट होते थे, उनको भी जब हम लेके जाते थे बाकायदा तौर पे स्कैन किया जाता था। जब हम वकला अदालत में जाते थे तो हमें जो है वो एक पेन की इजाजत नहीं थी और कागज का टुकड़ा लेके जाने की इजाजत नहीं थी। तो इन हालात में जब हम टिकट्स अनाउंस करेंगे, इन हालात में जब हम टिकट्स का फैसला करेंगे, तो उसमें थोड़ी बहुत खराबियां तो होंगी। लेकिन चलो थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करवा दें, शेर अफजल मरवत साहब आपकी जमात का बाज़ाब्ता हिस्सा है, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पार्टी के कि नहीं? वो हमारी जमात का बिल्कुल हिस्सा हैं और हम उनकी कदर करते हैं। जिस तरह उन्होंने खिदमात केपी में अपनी की और किस तरह लोगों को निकाला और इस खौफ से उन्होंने बाहर निकाला। उन्होंने कैंपेन कॉल ऑफ कर दिया सर, पता नहीं आप शायद कैंपेन में मसरूफ है, आपने उनका ट्वीट देखा है कि नहीं? वो कहते हैं जी मुझे जिस तरीके से पार्टी में कॉर्नर करने की कोशिश की गई है और हामिद खान ने और रऊफ हसन ने जैसे मुझे अटैक किया है, मैं अब कैंपेन नहीं करूंगा। देखिए, हम सारे चूंकि पार्टी डिसिप्लिन की जो है वो उसको फॉलो करते हैं, तो जाहिर है वो उनकी कोई तहफ़्ज़ात तो ज़रूर होंगे जिसकी बिना पे उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया है। तो कल वो जाएं, खान साहब के पास जाएं, अपना मुद्दा उनके सामने रखें, जो उनका फैसला हो, चाहे वो रऊफ हसन साहब का फैसला। मैं समझता हूँ कि पार्टी के जो फैसले हैं और पार्टी के जो अंदरूनी मामलात हैं वो पार्टी के अंदर डिसाइड होने चाहिए, वो मीडिया पे नहीं आने चाहिए। हमने तो यही हमेशा। सर थोड़ा सा मुझे बता सकेंगे आपके और कौन कौन था 13 जनवरी की मुलाकात में? मरवत साहब कहते हैं आधा दर्जन से ज्यादा वकला थे वहां पर। उसमें मैं था, नईम हैदर पंजोता साहब थे और बाकी हमारी जो प्रोफेशनल लीगल टीम है जो केसेस की हद तक होती है। उमैर न्याजी साहब थे वहां पर, क्योंकि वो मरवत साहब कह रहे हैं कि उनको जिम्मेदारी लगाई थी खान साहब ने। जी, उमैर न्याजी साहब भी मौजूद थे। तो सर ये उमैर न्याजी साहब गायब हैं। पंजोता साहब से आज मैंने पर्सनली पूछा कि आप आएंगे प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा जी मैं इस इशू पर बात नहीं करना चाहता। तो इस मीटिंग के अंदर ऐसी क्या बात है कि आधी पार्टी इसको ओन नहीं कर रही, आधी बात नहीं करना चाहती? एटलीस्ट आप यू केम आउट एंड यू अग्रीड टू टॉक अबाउट इट, लेकिन बाकी लोग क्यों नजरें चुरा रहे हैं इस इशू से? नहीं, देखें, इसमें कोई बात ऐसी तो नहीं हुई। बात यही हुई कि जिस हालात में हमने टिकट्स अनाउंस किए हैं उसमें थोड़ी बहुत तो खराबियां हुई होंगी ना। देखें, आप जुबानी कलामी, मैं किसी लीडर को कहूँ या अपने लीडर को कहूँ, खान साहब को कहूँ कि जी हमने हमारे जो है फलां हल्के से ये कैंडिडेट्स हैं, तो वो जुबानी कलामी कैसे डिसाइड हो सकता है जब तक आप डिटेल में उसके बात नहीं करेंगे, प्रॉपर पार्लिमानी बोर्ड नहीं बैठेगा। तो हमारी तो लिस्टें नहीं जाने देते। जुबानी आप बताएंगे कि आप जुबानी देखें, जुबानी कितनी कुछ चीजें डिसाइड हो सकती हैं। तो जब जुबानी और ये सारी चीजें होंगी तो मैं उसके बाद बताता हूँ कि जब भी हमारी उधर भी मीटिंग हुई या किसी कैंडिडेट्स का पूछा, तो हमने अगर वो एक पेन पे लिखा कि फलां कैंडिडेट्स हैं फलां हल्के से, तो वो कागज भी हमें बाहर नहीं लेके जाना। नहीं, ये तो मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। जाहिर है ये मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और ये बहुत ज्यादा तादाद में लोग हैं, लेकिन क्योंकि आपकी मुलाकात खान साहब से होती है, हम आपके जरिए खान साहब की जो अप्रोच है या माइंड है वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किसका वर्जन आए तो उसको ऑथेंटिक समझें। शेर अफजल मरवत के वर्जन को ऑथेंटिक समझें, गौहर अली खान के वर्जन को, रऊफ हसन के किसके वर्जन को? पार्टी अपने जो है वो तर्जमान मुकर्रर कर चुकी है, उसमें 5 लोग जो है वो पार्टी के तर्जमान है। उसमें शेर अफजल तो नहीं है ना? मैं यही तो पता करना चाह रही हूं। उनमें नहीं है जी, उनमें नहीं है, जो पार्टी अपने ऐलान कर चुकी है। तो फिर शेर अफजल मरवत साहब क्यों लीड कर रहे हैं इस तरीके से कैंपेन को? वो तो बिल्कुल फेस लग रहे थे पीटीआई का, अब तो खैर वो नाराज हुए हैं, वो एक अलग मामला है। नहीं, शेर अफजल साहब की मैंने आपको बताया कि बड़ी खिदमात हैं, किस तरह उन्होंने केपी के लोगों का खौफ निकाला और खान साहब एक्नॉलेज करते हैं उसको।
बिल्कुल एक्नॉलेज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका अलीजाज भुट्टर साहब, आपके वक्त के लिए थैंक यू सो मच। आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे। हमने कोशिश की कि कल वो जो एक इशू यहाँ से रेज हुआ था, रऊफ हसन साहब ने जिस तरीके से डिसऑन किया शेर अफजल मरवत साहब को हमारे प्रोग्राम में, भुट्टर साहब का वर्जन तो कम से कम ऐसा नहीं लग रहा, गौहर खान साहब ने भी आज जो मीडिया से गुफ्तगू की उनके वर्जन से भी ऐसा नहीं लगा, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब बहरहाल जो रऊफ हसन साहब की बात है उसको दिल पर ले गए हैं और कैंपेन उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। इन्हीं इशूज़ पर और कुछ और इशूज़ पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हमने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनसे जुड़े कुछ मामलात उन पर बात करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, सीनियर माहिर कानून है शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और सीनियर माहिर कानून है जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं शुएब शाहीन साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। एक तो सर खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, कुछ मुलाकात में क्या अहम चीज़ें डिस्कस हुई, कुछ अगर हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ सर ये जो मुलाकात होती है, मुलाकात से बाहर आके आप लोगों की तरफ से डिफरेंट वर्जन्स आते हैं, उनको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी भी जो है हम देख रहे हैं कि हो रही है। शेर अफजल मरवत साहब से जुड़ा एक मसला है जो सर उठाया है जिसने कल, तो थोड़ा सा पहले ये बता दीजिए कि आपकी और शेर अफजल मरवत साहब के सर कोई जाती इख्तलाफ है, कोई आपस में कोई जाती मामला है? सर पहली बात तो ये है कि हमारा कोई जाती इख्तलाफ नहीं है। अगर कोई पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है तो वो गलत करता है, मैं उसको पसंद नहीं करता, ना ही मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। अगर किसी का किसी से इख्तलाफ है तो पार्टी के अंदर बैठ के बात करना चाहिए, डिफरेंट वर्जन्स नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, खान साहब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पैगाम देते हैं और उन्होंने जो तर्जमान मुकर्रर किए हैं 5 किए हैं, उनका कोई भी पार्टी पॉलिसी हो या कोई पॉलिसी डिसीजन लेना हो तो उसके लिए उन्होंने 5 आदमी मुकर्रर किए हैं, जिसमें हमारे जो चेयरमैन गौहर साहब हो गए, मैं हो गया, और उसके साथ रऊफ हसन साहब है, शिबली फराज साहब है और उमर अयूब साहब है। ठीक है, वो पॉलिसी डिसीजन होगा। बाकी किसी की इंडिविजुअल कोई बात है, कोई गुफ्तगू है, तो मेरा ख्याल है कि उनकी तो वो पर्सनल राय हो सकती है। कंट्रोवर्शियल टिकट्स अलॉटमेंट, जी, कंट्रोवर्शियल टिकट अलॉटमेंट्स के ऊपर एक ट्वीट की शेर अफजल मरवत साहब ने 13 जनवरी की एक मुलाकात को कोट करके कि खान साहब से मुलाकात हुई है। रऊफ हसन साहब हमारे प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा जी जो वो कहते हैं वो पार्टी का पॉलिसी वर्जन है ही नहीं। इस मीटिंग के ऊपर कंट्रोवर्शियल टिकट अलॉटमेंट के ऊपर जो मरवत साहब का मौक़िफ़ है उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, कंट्रोवर्सी तो हर उस सीट पे होती है जिसमें एक से ज़ायद क्लेमेंट हों। जब एक से ज़ायद क्लेमेंट होंगे तो सेकंड नंबर वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला वो क्लेम करेगा कि नहीं मैं ज्यादा हकदार हूँ। लेकिन फैसला जो है वो इमरान खान ने करना है और इमरान खान ने कर दिया है तमाम लोगों का फैसला। और अगर कोई पेंडिंग आ रहे हैं या कुछ इश्यूज उन्होंने डिसाइड करने हैं तो वो, बट दिस इज द डिसीजन ऑफ दी पार्टी और खान साहब का फैसला है और किसी को कोई एतराज दूसरे हवाले से हो नहीं सकता, नहीं होना चाहिए। जो खान साहब का फैसला है उसको हर एक ने तस्लीम करना है और मानना है। नहीं, फिर ये जो मुलाकात कह रहे हैं मरवत साहब की 13 जनवरी को हुई है, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है कि मुलाकात हुई है, नहीं हुई है, मिसकोट कर रहे हैं मरवत साहब, क्या मामला है? मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं उस दिन नहीं अवेलेबल था। मेरी अगर मुलाकात उनकी हुई है तो रिकॉर्ड पे होगी, अगर वो नहीं हुई, मेरी मौजूदगी में पिछले 2 हफ्तों से उनकी मुलाकात नहीं हुई। चलें, ये एक इशू था जो थोड़ा पीटीआई से रिलेटेड कल से चल रहा था, तो जी मैं चाह रही थी उस पर आपसे आपकी राय ले लूं। जहांगीर जदून साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर जदून साहब सर, सबसे पहले तो ये जो सारी हेयरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में और बल्ले के निशान वाला जो मामला हुआ, उसके ऊपर जाहिर है बहुत सारी मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, लेकिन सर एतजाज एहसन साहब सीनियर माहिर कानून है, उन्होंने अब एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी कि ये जो बेंच है, पहले तो बेंच की फॉर्मेशन ही दुरुस्त नहीं है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद तो 3 रुकनी बेंच इस मसले को सुन ही नहीं सकता था, क्योंकि ये एक आईनी मामला भी है, बुनियादी हुकूक का मामला भी है, एक अवामी मफाद का मामला भी है। नहीं, इसमें तो ये आए हैं, इन्होंने अपील, लीव टू अपील अप्लाई किया था बिकॉज ये पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आए जी। अगर कोई इंडिपेंडेंट अभी एप्लीकेशन आती है 184(3) की तो फिर उसमें उनकी बात ठीक है, लेकिन ये जो केस था, ये देखें ना, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर चैलेंज हुआ पेशावर हाई कोर्ट में, सिंगल जज के पास तो विंटर वेकेशन थी, उसके बाद फिर ये केस डीबी में लगा। डीबी में पहले एक जज ने इनकी फैसला दिया हक में, फिर दूसरे ने रिव्यू करके इलेक्शन कमीशन के हक में दिया, फिर डीबी जब 9 तारीख को बैठी 10 को तो फिर उन्होंने फैसला इनके हक में दिया। उस ऑर्डर को चैलेंज किया, ये 184(3) की करवाई नहीं थी। नहीं, वो तो नहीं थी, लेकिन एतजाज एहसन साहब कहते हैं कि क्योंकि ये अवामी मफाद का मामला था, किसी एक पार्टी की और से जुड़े लोगों की बेसिक ह्यूमन राइट्स का मामला था, तो ये तो 5 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए था, जैसे भी आई थी। नहीं, वो तो अभी जब ये कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन देंगी यहाँ पे, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व हो गई है या
जो है एक पार्टी के फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 17 का इशू है, तो फिर वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और इलेक्शन एक्ट को सामने रख के कोई करते हैं तो फिर डेफिनेटली हो सकता है कोई बड़ा बेंच बना दें। ये तो अभी तो केस फाइनली डिसाइड नहीं हुआ, अभी तो लीव ग्रांट हुई है, तो लीव ग्रांट के बाद अगर वो कहते हैं जी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी इन्वॉल्व है, उसमें लार्जर बेंच बनाए, तो हो सकता है वो लार्जर बेंच बना दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामले में 88 में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक दफा कह चुकी है कि किसी पार्टी को उसके इंतखाबी निशान से महरूम करना, बुनियादी उनके जो हकूक है उनसे महरूम करने के मुतरादिफ। आप ओवरऑल इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए ओवरऑल ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि बेनज़ीर भुट्टो की 1988 की जो जजमेंट है उसमें ये लिखा हुआ था कि पार्टी की जो बेसिक सिंबल है उसको आप पार्टी से स्नैच नहीं कर सकते, कि फंडामेंटल राइट है नॉट ओनली द पार्टी, मिलियंस ऑफ पीपल जो उसको फॉलोअर होते हैं। अब इनमें थोड़ा सा यही तो इसमें थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, या इलेक्शन कमीशन ने डीपली इसको सिक्योरिटाइज कर दिया है इनके। अब इलेक्शन की हद तक तो आपको पता है इनका केस इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपने इलेक्शन किस तरह करवाए हैं, ये इनकी अपनी तवज्जियात हैं या जो आर्गूमेंट देते हैं ये मसाइल थे इसलिए हमने चमकनी में जाके इलेक्शन कराए हैं। और इनके अंदर जो टाइम लाइन थी या कॉन्स्टिट्यूशन था उसके मुताबिक लिक्विना तो इलेक्शन में है कि इलेक्शन प्रॉपरली एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्होंने होल्ड नहीं करा सके। लेकिन उसके बाद जो सेक्शन 215 जो इलेक्शन एक्ट का, उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी पावर एक्सरसाइज की है उस पर थोड़ा सा मुझे ये है कि उन्होंने एक्सरसाइज की है, बड़ा डीपली जाके सिक्योरिटी की है। हालांकि वो कह रहे हैं ये हमको इनको 2 साल से कह रहे थे, और इन्होंने इलेक्शन को बहुत लाइट लिया है। इन्होंने कहा जिस तरह दूसरी पार्टियों में होते हैं इस पार्टी में भी हो जाएंगे, इलेक्शन को पूछने वाला तो कोई नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन इतना चले आपने ये तो मान लिया कि और पार्टीज को कोई नहीं पूछता, इनको ज्यादा पूछा गया है। मैं जरा शोएब शाहीन साहब को आप इजाजत दें गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर ये जो बात अभी जहांगीर जदून साहब कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इस बात में कुछ हद तक तो वजन है? आप लोगों ने अपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनको वैसे भी लाइट लिया, आप लोगों ने जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तब्दीली की तो डेट थोड़ी सी एक्सटेंड हुई, लेकिन जो डेट आप लोगों ने एक्सटेंड की आपने उस पर भी इलेक्शन नहीं करवाया। जब इलेक्शन करवाया तो जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट का पूरा मसला है वो सारे का सारा फ्लॉड था। आपके जो पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कब गए ओहदे से, कैसे गए, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ था, नए को कैसे लगाया गया, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ था। तो सर लकूनास तो थे। देखें नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मसला ये है कि ये पार्टी का इंटरनल इशू है, उसके ऊपर नहीं जा सकता, ना इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत अख्तियार है ना कानून के तहत अख्तियार है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर किसी हवाले से भी वो अब 2 बातें मेन है कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसने लगाया, और वो तो भाई हमारे कागजों में असद उमर जो है वो सेक्रेटरी जनरल है। भाई एक शख्स पार्टी से रिजाइन कर गया, वो पार्टी छोड़ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया, तो भाई सेक्रेटरी जनरल हमने आपकी मर्जी से लगाना है या हमने टेम्परेरी लगा के हमने इलेक्शन कराया, और इलेक्शन में कौन मुंतखब हुआ वो सबके सामने है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने या इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ताबे कर दिया पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के, और वो भी देखें हमने इलेक्शन दूसरी मरतबा कराया है अंडर द सुपरविजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उसने हमें सिक्योरिटी दी, उसने जो गाइडलाइंस दी उसकी रोशनी में हमने इलेक्शन करा दिया। देखें इलेक्शन को अगर आपकी फर्ज करो, हम कहते हैं आपको समझते हो इसमें रेगुलेटरी है जी दोबारा करा लें, या इसकी जो भी जैसे ANP को 6 महीने का टाइम दे दिया और 20,000 जुर्माना कर दिया। आप इस वक्त सिंबल ले लेने का मतलब है पार्टी की आपने डिसॉल्व कर दी, और सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 17 जो है उसको इंटरप्रेट ही नहीं किया। क्या बुनियादी हुकूक को आप मुअत्तल कर सकते हैं? ये बुनियादी हक सर, वो सवाल तो देखिए मैंने पहले भी किया ना, आप ANP की क्योंकि आपने एग्जांपल दिया, सर आप लोगों को भी खासा मार्जिन नहीं दिया, आप लोगों को भी पूरे 1 साल का वक्त दिया, आप लोगों ने भी 2020 में इलेक्शन नहीं दिया। सुन लें, कोई वक्त नहीं दिया, 20 दिन का टोटल टाइम दिया। नहीं सर, मैं इनिशियल इलेक्शन की बात कर रही हूँ, 2020 में कराने थे सर आप लोगों ने इलेक्शन हुआ है ना पिछले साल इलेक्शन हमारा, उसको चलाते 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 ये 20 में अगस्त 2022 में बहस हुई, आप 22 में फैसला कर देते कि जी दोबारा करा दे, तीसरी मरतबा करा दे, हम आज करा देते हैं। लेकिन एक थोड़ी सी रहनुमाई कर दें आप, क्योंकि देखें यू आर लीगल एक्सपर्ट योरसेल्फ, थोड़ी सी रहनुमाई कर दें। जो माहिर कानून होते हैं आप लोग तो वैसे भी समझते हैं कि हर चीज को ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए। आपने अभी बड़ा कैजुअली कहा कि अगर असद उमर चले गए और उमर अयूब आ गए तो बस आ गए, फिर किस तरह? सर एक के जाने का कोई होगा दस्तावेज होगा, एक के आने का अपॉइंटमेंट का कोई दस्तावेज होगा। आप लोगों के जो वकीला जाते रहे अदालतों में, ऐसा लगा कि बिल्कुल बगैर तैयारी के जाते रहे, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था अपनी किसी भी बात को बैक करने के लिए। एक कानून के मुताबिक एक शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ गया, उसका रिजाइन हम कहां से लें? एक बंदा पार्टी में है ही नहीं,
हमने नॉमिनेशन जो की है वो नोटिफिकेशन मौजूद है उमर अयूब की, उसने जो आगे नॉमिनेट किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वो नोटिफिकेशन मौजूद है। हमने जो इलेक्शन कराया हजारों की तादाद में पब्लिक आई है, क्रिकेट ग्राउंड में कराया है, वहाँ वीडियो की सूरत में मौजूद है। कोर्ट ने कहा है हम वीडियो नहीं देखते, कोर्ट ने कहा है हम आर्टिकल 17 को इंटरप्रेट करेंगे, वो नहीं किया। कोर्ट ने कोई भी काम जो कानून और आईन के मुताबिक होना था वो नहीं किया। अच्छा, जमाल अकबर साहब जो आपके पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ये एतराज भी उठाया गया कि वो क्यों हटे, कैसे हटाए गए, खुद गए, इस चीज का कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। मुझे ये बताएं कि एक शख्स को किसको लगाना है, किसको इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, वो तो इलेक्शन कमीशन की हद तक था, वो इलेक्शन खत्म हो गया, दूसरा इलेक्शन कमिश्नर हमने उनको नॉमिनेट किया और उसके मुताबिक हमने इलेक्शन करा दिया। भाई ये इंटरनल हमारा मामला है कि ये आपका काम है। जो ड्राइंग रूम में बैठ के उन्होंने पार्टियों का इलेक्शन करा दिया और वो जमा करा दिया, वो सारा कुछ दुरुस्त है। सिर्फ एक पार्टी को, बेसिकली ये मकसद इनका नहीं है। मकसद ये था आपने 5 साल के लिए नाअहल कर दिया, 5 साल के लिए पार्टी डिसॉल्व कर दी, 5 साल के लिए आपने लोगों के, करोड़ों लोगों के बुनियादी हुकूक को मुतासर कर दिया। 70% आबादी जो नाखानदा है उनका राइट ऑफ वोट है, वो किस पार्टी को देना चाहते हैं वो आपने छीन लिया। एक जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है आप कहते हो उसको शामिल प्रोसेस में शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, जो अकलियत है उसके दरमियान हम मुकाबला। ये जो सिंबल्स वाला इशू है, इसकी तरफ, ये सिंबल्स वाले इशू की तरफ मैं आती हूँ, जरा इजाजत दीजिएगा, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। व्यूअर्स एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। जहांगीर जदून साहब, ये आपने खुद भी अपने कमेंट में कहा कि बड़ी डीप स्क्रूटनी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की। जो बात अभी शुएब शाहीन साहब कर रहे हैं, इस बात में वजन नहीं लगता सर आपको? एएनपी को 20,000 रुपया जुर्माना करके आप जाने देते हैं, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक पुरानी स्टेटमेंट, साल पुरानी स्टेटमेंट मेरी नजर से गुजरी, जहां पर वो कह रहे हैं कि नून लीग वाले मजाक में ही अपना इलेक्शन करा ले, कम से कम कुछ तो करें। तो बाकी सियासी जमातों के लिए ये रवैया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये रवैया है सर? नहीं, देखिए मैं तो किसी इसका डिस्क्रिमिनेशन का बिलीव नहीं करता हूँ कि आप डिफरेंटली ट्रीट करें लोगों को। ट्रीटमेंट अब वो उनके मुताबिक, इनको 1 साल का जिस तरह अभी शेख साहब ने कहा है कि टाइम दिया है, नहीं हो सके। बहरहाल देखिए, अगर उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया तो वो उन्होंने, एक तो मेरे ख्याल में जो इन्होंने ये बात नहीं बताई, उन्होंने जो इनका फैसला रिजर्व किया था उसमें इन्होंने 1-1.5 महीने का मार्जिन में है इलेक्शन कमीशन लेके, तो अपनी जो अनाउंसमेंट थी वो बहुत एंड पे की, फिर उनको टाइम नहीं मिल सका। 4 महीने बाद, अगस्त के बाद 4 महीने के बाद आके अनाउंसमेंट। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में देखे ना, अभी अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर आपने एक अनाउंसमेंट करनी है, आप ये भी समझ रहे हैं, जजों को पता होता है हमने क्या फैसला करना है। जब जजमेंट रिजर्व होती है तो फैक्ट्स तो उनके सामने होते हैं। तो इसमें अगर आपने फैसला यही करना था कि जी इलेक्शन दोबारा कराना है, ये इलेक्शन ठीक नहीं है, तो इनको पहले बता देते। लेकिन ये है कि अब अगर आपकी इंटेंशन यही थी कि इनको किसी तरह एंड पे जाके इस तरह करना है, तो ये मेरे ख्याल में ये मेलाफाइड इंटेंशन है, ये नहीं। लेकिन इनका देखे ना, अब जाके सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये भी कह दिया जी कि इलेक्शन कमीशन की कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं। अब ये तो ये हम भी नहीं कह सकते, इन्होंने खुद कहा जी वो हम इसकी मेलाफाइड इंटेंशन को विड्रॉ करते हैं। इनको पहले फंसाया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फिर इनको जो है जजमेंट दे दिए। हम तो खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इनसे ये भला जो है, क्योंकि अब इलेक्शन होने वाले हैं, शेड्यूल का ऐलान हो गया है, तो एक पार्टी को एक पॉलिटिकल एरिना से इस तरह वॉश आउट नहीं करना चाहिए। ये तो मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट भी यही थी, और मेरे ख्याल में पीटीआई वाले भी यही असेसमेंट कर रहे थे। इसलिए इन्होंने ये भी कहा जी कि इलेक्शन कमीशन की कोई मेलाफाइडी नहीं है। उन्होंने वहाँ पे स्पेसिफिकली इन पे क्वेश्चन पूछा कि आप किस तरह कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन मेलाफाइडी आपके साथ कर रहा है, तो उन्होंने कहा जी हम ये विड्रॉ करते हैं, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब देखें ना, ये खुद फंस भी जाते हैं, फिर बाद में इनके लिए प्रॉब्लम भी बनते हैं। या तो ये कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन ने ये पॉइंट उन्होंने उठाया नहीं सुप्रीम कोर्ट में अंदर के 4 महीने से हमारा जो है ये फैसला रिजर्व रखा है, और इलेक्शन के करीब आते ही उन्होंने हमें जो है वो उसके साथ लगाने की कोशिश की है। ये तो पॉइंट उन्होंने लिया नहीं। अच्छा, कुछ चीजों में शुएब शाहीन साहब अगेन लगा कि आपकी कानूनी टीम जो है वो नहीं रही, ऑन द वो नहीं थी, ऑन द पॉइंट नहीं थी। ये जो बात अभी कर रहे हैं जहांगीर जदून साहब, ये इशू आप लोगों ने वहां पर रेज नहीं किया। अच्छा, इस बात पर भी तनकीद होती रही कि आप इस मसले को लेकर पहले पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए, सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आए? जब ये कहा गया कि आपके कितने लोग हैं जिनको उठाया गया है, जब ये बात की जा रही थी कागजात नामजदगी छीने गए हैं, लोगों को उठाया गया, लतीफ खोसा साहब के पास कोई जवाब नहीं था, अकबर एस बाबर साहब की रुकनियत मुअत्तल होने का खत मांगा गया, हामिद खान साहब के पास कोई जवाब नहीं था। बहुत सारे पॉइंट्स पर ऐसा लगा कि आपकी टीम उस तरीके से वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी, बल्कि आपके हवाले से भी सर कहा गया कि एक दिन अदालत आपको बुलाती रही, आप लेट हो गए। देखें, पहली बात तो यह है कि ये अदालत का काम नहीं था, अदालत ने लॉ को इंटरप्रेट करना था। ये नहीं लगना था फलां कागज ले आओ, फलां चीज ले आओ, फलां चीज ले आओ। अदालत ने इतना मुनासिब नहीं समझा कि नीचे से रीजंस जो आनी थी
ये एपेलेट फोरम था, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने, जिसके पास तमाम रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। एक दिन रात को केस जमा होता है, अगले दिन सुबह सवेरे केस लगा हुआ है। तो ज़ाहिर है हमारे पास जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड लगाना था वो पिटिशनर लगाता है, एपेलेट लगाता है, वो दूसरी पार्टी को टाइम दिया जाता है तो फिर वो लगा सकता है। तो क्या ये पॉइंट रेज किया आपके वकीला ने? दूसरी, मैं वही कह रहा हूँ ना, दूसरी बात जो जुतून साहब कह रहे हैं ना कि हमने 4 महीने के डिले की बात नहीं की, ये उस पिटीशन में लिखा हुआ भी है और आर्गुमेंट्स भी हुए हैं। लेकिन और फिर हमने कहा कि हमारी वो वीडियो देख लें, हमारे ये रेलेवेंट रिकॉर्ड देख लें। जज साहब ने वो देखने से भी इनकार कर दिया, सुनने से भी इनकार कर दिया। अगर जज के पास, जिसके पास कलम है, जिसके पास इंसाफ की कुर्सी पे बैठा है, अगर वो नाइंसाफी पे उतर आए, अगर उसने फैसला करना है कि मैंने आपकी कोई बात नहीं माननी, आपके जो आर्गुमेंट्स हैं, लीगल आर्गुमेंट्स हैं, हमने नहीं सुनना, तो और हमने उन चीजों में जाना है जो सब्जेक्ट मैटर नहीं है। सब्जेक्ट मैटर सिंपल है, क्या आईन बालातर है या हमारी पार्टी का आईन बालातर है। इन दो चीजों का अगर कंट्रास्ट होगा तो कौन सी, हम फर्ज करो, हम तफसीलात में जाए बगैर मुझे बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 को इंटरप्रेट किया, ये एक लफ्ज भी उसके बारे में लिखा, ऑर्डर में नहीं लिखा। लेकिन बात यह है कि अगर नाइंसाफी सबके सामने होती हुई नजर आ रही हो, आप सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा मुझे कह दें, आप कह दें कि जी 1 महीने बाद आप इलेक्शन कराएं, अभी तो 20 दिन 25 दिन रह गए थे ना इलेक्शन में, 1 महीने के बाद इलेक्शन कराएं और वो अंडर द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर करा दें, चले जी आप कर लेते हैं। लेकिन आप बल्ले का निशान वापस लेके 5 साल के लिए पार्टी को आप नाअहल कर रहे हैं। करोड़ों के तादाद में लोगों को एक राइट ऑफ वोट है। देखें, ये एक पब्लिक, एक तो पार्टी का राइट है ना, एक पब्लिक का राइट है कि वो जो नाखानदा 70% अवाम है, पब्लिक है, वो एक पार्टी के उस निशान को देख के वहां वोट लगाते हैं, मोहर लगाते हैं। आपने उनसे वो हक छीन लिया, यानी वो किसी को वोट देना चाहते हैं, किसी एग्री करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा बैन होगी, बिल्कुल आपने उससे वो निशान छीन लिया जो आप आराम से और टेक्निकल ग्राउंड्स लेके आराम से आप देते। आप कहते जी ये ले 1 महीने बाद हम अपनी निगरानी में इलेक्शन करा ले। लेकिन आप पार्टी के इलेक्शन को बुनियाद बनाकर पूरे पाकिस्तान के प्रोसेस ऑफ इलेक्शन को आपने डिस्प्यूटेड कर देना है। अच्छा सर, आपसे ना मैंने पीटीआई स्पेसिफिक 2-3 चीजें पूछनी है, लेकिन जरा जहांगीर जदून साहब को इस नुक्ते पे शामिल कर लूं। सर, ये जो सिंबल्स वाला इशू हुआ है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी के ये सारे कैंडिडेट्स अब किस तरीके से लोगों को ये बावर कराएंगे कि उनकी असल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है? हर कैंडिडेट के पास एक अपना निशान होगा। अच्छा, कहीं पर यह खबर भी सर्कुलेट करी थी कि शायद आजाद उम्मीदवारों को यह भी कहा जा रहा है या कहा जाएगा कि वो किसी पॉलिटिकल लीडर की और किसी पॉलिटिकल लीडर की तस्वीर जो है वो अपनी कैंपेन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओन चौधरी साहब नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा सकते हैं अपनी कैंपेन में, लेकिन आजाद उम्मीदवार नहीं लगा सकता किसी लीडर की तस्वीर अपनी कैंपेन में। तो ये सारे मामला किस तरीके से सर, ये तो ज्यादती नहीं है फिर एक पार्टी के साथ? नहीं, देखें, ये तो फिर आप अगर पॉलिटिकल पार्टी को यही कह रहे हैं का क्लेम यही था कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी, अब तो ये कहते हैं जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हाँ। बाकी जहाँ तक देखें इलेक्शन का तल्लक है, अगर शेख साहब भी कैंडिडेट है तो उनको पता है ये पीटीआई कैंडिडेट है, चाहे बैट ले लें इनसे, जो भी इनको सिंबल मिल गया है, जिन्होंने इनको वोट देनी है उनको पता है ये पीटीआई का कैंडिडेट है, वोट तो मिल जाएंगे किस ना किस तरह। लेकिन हैविंग सेड दैट कि सर शुएब शाहीन साहब इस्लामाबाद से कैंडिडेट हैं, यहाँ पर शायद लोग आइडेंटिफाई कर लें, लेकिन इस मुल्क के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लिटरेसी, बहुत सारे मसाइल है, लोग शायद ना कर सकें आइडेंटिफाई। नहीं, गांव में भी इस तरह ही होता है, लोग पर्सन को ही जानते हैं। बात का देखें ना, बैट तो एक सिंबल है पार्टी का, उसको भी जरूर उसकी भी अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लोग अब एक गाँव में उस पर्सनैलिटी को, इतना कोई नया बंदा तो पीटीआई में है नहीं जिनको टिकट दिया को बिल्कुल लोग ही नहीं जानते हो। हाँ। उसमें थोड़ा सा इशू आ सकता है कि लोग एक बंदे को ना जानते हो तो फिर ये कैंपेन, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया है, बड़ी ज्यादा कैंपेन तो सोशल मीडिया पे चल रही है। सर, पीटीआई के पुराने लोग बचे कितने हैं? नए तो चेहरे हैं, यही तो सारा मसला है, काफी चेहरे नए हैं। और दूसरा इशू ये है कि रिजर्व सीट्स वाला जो मसला है सर, फिर वो भी एक लीगल इशू है। हाँ, इसमें ये कॉम्प्लिकेशन आएगी कि जब ये इलेक्शन जीत जाएंगे आजाद, तो फिर इनके लिए क्या ये आजाद बंदा है मिसाल के तौर पर, वो डिफेक्शन करता है, किससे डिफेक्शन करेगा? उसके पास ये जवाब आ जाएगा कि मैं तो पार्टी के सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ा, मैं तो पार्टी का कैंडिडेट ही नहीं था। हाँ। मैं पार्टी के, देखो ना, अगर वो सिंबल पे लड़ के डिफेक्शन करेगा उसके लिए बिल्कुल डिफेक्शन क्लास लगती है, जो हाल तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में उसको हमने कहा था इंटरप्रिटेशन गलत कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन चलें, जो भी बचा कुछ है उसमें डिफेक्शन क्लास, अभी तो वो डिफेक्शन क्लास जो है वो फिर वो कहेंगे हम तो आजाद आए हैं। अच्छा जहांगीर जदून साहब, वक्त थोड़ा सा कम है, क्विकली ये बता दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी अभी रजिस्टर्ड पार्टी तो है ना? क्योंकि अब ये भी मैंने कहीं सुना कि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। रजिस्टर्ड पार्टी है, उसको रजिस्ट्रेशन तो मंजूर नहीं है, रजिस्टर्ड पार्टी है, बिल्कुल सिंबल इनको दिया है तो इलेक्शन दोबारा करा लेंगे, इलेक्शन दोबारा कराएंगे तो उनको फिर
सिंबल मिल जाएगा, फिर सिंबल मिल जाएगा। सर शुएब शाहीन साहब, सर क्विकली 2-3 चीजें जिस पे मैं चाहती हूँ सर। सबसे पहले तो आज जो मुलाकात हुई है खान साहब से आप लोगों की, गौहर साहब की कोई सरजनिश की है? खान साहब ने किसी बात पर नाराजगी का इजहार किया? ये बड़ी खबरें हैं जो आज की मुलाकात के बाद चली मीडिया के ऊपर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ऐसी कोई बात मेरे सामने नहीं हुई, मैं मौजूद था वहाँ। ठीक है सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टिकट्स की तकसीम का मामला है, आपने ये बात कही कि खान साहब उसको कर रहे हैं, जाहिर है एक टीडीएस प्रोसेस है, आधे घंटे के अंदर करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन क्या आपका उसके अंदर कोई किरदार था सर, टिकट तकसीम करने के मामले के अंदर? नहीं, मैं उस ऐसी किसी भी कमेटी का मैं मेंबर नहीं था, ना ही मैं रिकमेंडेशन बॉडी में था। अच्छा। हमारे गौहर साहब और हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल की थी कि ये 5 मेंबरान जो हैं, जो हमारे चेयरमैन गौहर साहब थे, उनको साथ कंसल्टेटिव प्रोसेस में शामिल होंगे, लेकिन हाई कोर्ट ने सिर्फ एक फैसला किया कि जी की और वो भेजी गई थ्रू गौहर साहब बिफोर दी फाउंडर चेयरमैन इमरान खान साहब, लेकिन बाकी फैसला बहरहाल खान साहब का है या जो कमेटी जो हमारी टीम है। अच्छा, फिर बात वहीं आ जाती है, शेर अफजल मरवत साहब ने ट्वीट किया है, कंदवाल साहब का मामला आपको पता है, जो पीएमएलएन का भी टिकट उन्होंने अप्लाई किया हुआ था और पीटीआई की लिस्ट में अब उनका नाम है। शेर अफजल मरवत साहब ने ट्वीट किया कि ये टिकट जो है ये हामिद खान और शुएब शाहीन की वजह से अवार्ड हुआ है। बहरहाल मैं हर बंदे की और हर वर्कर की किसी राय का तो जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मेरी जो पोजीशन है वो मैंने आपको बता दी है, ये खान साहब का फैसला है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है आपकी पार्टी के, वर्कर तो नहीं है? नहीं, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अभी नहीं है, नहीं और जब से नए इलेक्शन हुए नहीं वो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो पार्टी तर्जमानी की मैं मानूंगा, जो 5 अफराद नॉमिनेट हुए हैं उनमें से अगर कोई बंदा बात करेगा तो मैं उसका जवाब भी दूंगा पार्टी के बिहाफ। अच्छा चले, मैं अगर आपसे ये सवाल कर लूं, चले हम शेर अफजल मरवत साहब का सवाल नहीं करते, मैं आपसे ये सवाल कर लूं कि सर ये NA61 जेलम, ये जो कंदवाल मलिक गुलाम मुस्तफा कंदवाल साहब हैं और सर मोहम्मद खान यूसुफ साहब जो हैं, ये 2 टिकट्स जो हैं ये सर नून लीग के लिए भी इन्होंने टिकट अप्लाई किया, आप लोगों ने भी टिकट दे दिया। आज गौहर खान साहब ने सहाफियों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा हम ये सवाल ही नहीं लेंगे। देखें, पहली बात तो ये है कि ये खान साहब का फैसला है किसको टिकट देनी है और किसको नहीं देनी, और ये कोई फर्क नहीं पड़ता अभी जब तक कि कोई डिफेक्शन क्लास किसी में नहीं आती। अगर कोई हमारा पार्टी वर्कर छोड़ के उधर चला जाता है या उनके यहाँ अगर किसी ने उनका कोई वर्कर था वो छोड़ के पार्टी ज्वाइन कर चुका है और पार्टी का बंदा है और किसी ने टिकट दी है और वो भी खान साहब ने दी है, तो उसके ऊपर कोई कबाहत नहीं है। लेकिन मैं गुलाम मुस्तफा कंदवाल को एक लिहाज से सिर्फ जानता हूँ कि वो एक बड़ा ऑनरेबल एंड ऑनेस्ट वकील है, हाई कोर्ट बार का साबिक सदर है, पाकिस्तान बार काउंसिल का साबिक मेंबर और चेयरमैन है, तो उसकी एक वर्थ है वहाँ इलाके में। अगर पार्टी ने एक इन गुड फेथ पार्टी ने अगर फैसला किया है तो मेरा ख्याल है कि हाँ ये पार्टी का इंटरनल इशू है, कोई बाहर का बंदा। सर मैं से भी अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ क्योंकि अब हर कोई आपकी पार्टी की अगर हिमायत में सर मैं सुन लेती हूँ, मेरा भी सवाल इसमें शामिल कर लीजिए कि अगर आजाद हैसियत से लड़कर आप ये तवक्को करते हैं कि कल को आपके साथ लॉयल होंगे, टिकट उन्होंने नून लीग का भी अप्लाई किया हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि ये अनफाउंडेड आपका ट्रस्ट है उनके ऊपर, मिसफाउंडेड ट्रस्ट है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम जो भी इस वक्त हम आजाद नहीं है, हम पीटीआई के बिहाफ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीटीआई एक पार्टी है, पीटीआई एक रजिस्टर्ड पार्टी है, इट हैज नॉट बीन बैन। ये तो साजिश के तहत हमसे सिंबल ले लिया गया ताकि वॉकओवर दिया जा सके बाकी पार्टीज को, लेकिन हम जो रजिस्टर्ड हम उनके साथ उनके कैंडिडेट्स हैं, तो हम इंशाल्लाह पार्लियामेंट में भी हम अपनी पार्टी के साथ खड़े होंगे और जो कोई साजिशें और जो भी बाकी चीजें हैं वो इंशाल्लाह दम तोड़ जाएंगी। इन बुरे हालात में अगर कोई शख्स पार्टी के साथ खड़ा है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, मजीद वक्त होता है सर मैं आपसे जरूर बात करती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब आपके वक्त के लिए। जहांगीर जदून साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। न्यूज़ टॉक से व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।